Assalamualaikum everybody. Welcome to the case study of today's session number 16 or lecture number 16. Yesterday we have discussed about what is multiplier and accelerator and theory of multiplier and accelerator. And today we're going to talk and discuss about a very new topic which is called Keynesian's theory of employment. So without wasting any time, let's begin. So Dr. Keynes' principle of effective demand. He wrote a theory of employment, and he proposes principle of effective demand. According to his principle, the level of employment in the free market economy depends upon the level of aggregate effective demand for goods and services. The greater the effective demand, the greater is the level of employment, and vice versa. So Ken's theory, ये Ken's प्रिंसिपल क्या कहता है, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी, जो हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड पे। और इफेक्टिव डिमांड क्या होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि द हाँ ग्रेटर विल बी द इफेक्टिव डिमांड, ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव डिमांड होगी उतनी ज़्यादा हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, और जितनी कम हमारी इफेक्टिव डिमांड होगी उतनी कम हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, एंड वाइस वर्सा। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, वो देख लेते हैं। ये टू कंपोनेंट्स पर बेस करती है। तो effective demand, what is effective demand? Effective demand is the total aggregate demand or total spending made on consumption, expenditure, and investment. Expenditure which matches with the total aggregate supply at a particular level of income. So effective aggregate demand is equals to or matches with the aggregate supply at the particular level of income is called effective demand. तो अब ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई क्या होती है ये भी हम आगे देखते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं इसके इफेक्टिव डिमांड के। इफेक्टिव डिमांड itself depends upon the following two determinants: aggregate supply and aggregate demand. प्राइस और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई क्या है, और फिर हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है। तो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द amount of proceeds or revenue which all producers in the economy taken together must receive from the sale of output produced by a certain number of workers they employed. तो सप्लाई वैसे ओवरऑल हमें पता ही है कि क्या होती है, कि एक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना आउटपुट सेल करते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन जो होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक सर्टेन एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा इन सम ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट है जो कि किसने प्रोड्यूस किए, लेवल ऑफ प्रोड्यूस बाय द सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उससे क्या होगा, इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूस। तो टोटल जो सम ऑफ ऑल पेमेंट्स है, सारी पेमेंट्स का जो सम है प्रोड्यूस टू सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो सम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो हम एट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट जो पूरी हमारी इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, तो द अमाउंट मेड बाय ऑल ऑल सम ऑफ ऑल पेमेंट्स इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अब यहाँ पे इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी 30, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस थी 500, फिर ये इंक्रीज हुई। तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होना शुरू हो गई।
ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो 500, 550, 600, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 650 एंड 700। तो इससे हमें ये क्या पता चला? द हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयड हायर विल बी द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो इस शेड्यूल से हमें ये पता चल रहा है, और इस तरह की इसकी डायग्राम है। 45 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, ये वाले कर्व जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहलाएगा। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स, और अब एक्स एक्सिस पे ले ली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेबर कहेंगे या वट एवर। तो ये हमारे जो है वो इस तरह का कुछ एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगा। और पूरा क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करें तो ओवरऑल ये इकोनॉमी का एक इस तरह से कर्व बनता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है वो भी देख लेते हैं। Aggregate demand price at the certain level of employment is the total amount of money which producer producing in the economy। जो टोटल अमाउंट हमारा जो है वो प्रोड्यूसर टोटल मनी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है इन द इकोनॉमी, डू एक्सपेक्ट दैट दे विल रिसीव बाय सेलिंग द प्रोसीड आउटपुट। तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो है वो सारे अपने जो उसने प्रोड्यूस किए हैं आउटपुट्स वगैरह वो सेल करके, और वो जो है वो बेचेगा। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड प्राइस। सो मैं आपको एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड प्राइस एट द certain level of employment is the total amount of money which is producing in the economy, due to expect that they will receive by selling the product output all taken together। तो यह कहलाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस। तो शेड्यूल क्या है इसका? द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने लिया है एक साइड पे, दूसरी साइड पे एग्रीगेट डिमांड प्राइस। और इसमें भी यही है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस भी बढ़ती चली जा रही है। और इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। और मैं डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हम एक हमने साइड पे लिया है वाई एक्सेस पे एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड, और एक्स एक्सेस पे हमने लिया है लेबर। दोनों को हमने फिर जो है वो दोनों से मिलके एक कर्व बना जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व ये डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो है वो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस का कर्व है। तो होपफुली वाली बात आपको समझ आई होगी। और आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या मतलब इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ गई थी। तो हम बात कर रहे थे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। तो हमने देखा था कि कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर डिमांड की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री की डिमांड बेसिक जैसे हमारी डिमांड जो है फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग है, ठीक है। और ये हमारी हो गई एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरी कंट्री की ये हमारी डिमांड है। और हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई क्या है इसकी? मतलब फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग है हमारी, वो सप्लाई कर रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो 50 फॉर एग्जांपल हमारी एग्रीगेट डिमांड है, या फिर 710 जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड प्राइस है। और हमारी जो है वो सप्लाई कम है। तो हमारी कंट्री को चाहिए कि वो और हमारी क्लोथिंग एंड फूड एंड शेल्टर के ऊपर वर्क करे, और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और तो इस तरह से ये वर्क करता है। मतलब वही डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। किसी भी एक चीज़ की एक कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी डिमांड लोग करते हैं उनकी लिए, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज लग्जरीज और जो हमने सॉरी गुड्स वगैरह पढ़े थे।
सुपीरियर, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये नॉर्मली लोग डिमांड करते हैं, और सप्लाई जो है वो जो प्रोड्यूसर हमारी प्रोडक्शन कर रहा होता है, पूरी मतलब जितने भी कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो दे रही हैं, वो सप्लाई कर रही हैं। फिर इकोनॉमी से हमें ये इन दोनों को कंपैरिजन जब करते हैं हम, तो हमें ये पता चलता है, और इसका हम हमारे जो है वो ये कंक्लूजन निकलता है कि या तो हमारी डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम, या फिर हमारी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है मोस्टली। जैसे हमारे कंट्री में भी यही है। और थर्ड हमारा क्या हो सकता है कि इसके दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये वाली बात समझ आई होगी आप लोगों को। अगर इसका कर्व बनाने के लिए आ जाए तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। तो जो अभी मैं बात कर रही थी इसके इक्विलिब्रियम की, तो इन ये जो दोनों डिटरमिनेंट्स हैं, उन दोनों को जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या क्या दो हमने पढ़े हैं, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। तो अब इनका इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा, और सप्लाई जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर किस तरह से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, और ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा ई इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। और ये दोनों कंपोनेंट्स या दोनों जो चीज़ें हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो हमारे इफेक्टिव डिमांड कहलाते हैं। तो होपफुली बात आपको समझ आई होगी कि ये यहाँ क्या मैकेनिज्म यूज़ हो रहा था, और दोनों ही चीज़ें हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ऊपर हमने पढ़ा कि ये दोनों चीज़ों से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सप्लाई या डिमांड का क्या कम है, ज़्यादा है, या फिर इक्वल है एक दूसरे के। और फिर ओवरऑल हमें इफेक्टिव डिमांड पता चलती है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम उससे जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही सारी चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब देखते हैं इस शेड्यूल के थ्रू। तो लेवल ऑफ स्केड्यूल के अंदर क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन थाउजेंड्स, एग्रीगेट डिमांड प्राइस इन मिलियन, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इन रुपीस, सप्लाई प्राइस इन रुपीस मिलियंस, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिर हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30 है, एग्रीगेट 500, 530। तो इस तरह से जो है हमारी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हमें पता चल रही है। और साथ साथ जो है हमारी डिमांड और सप्लाई में भी हमें समझ आ रहा है डिफरेंस। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। पहले हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 30 थी, फिर 35, 40, 45, 50, 55, ये भी बढ़ रही है, साथ साथ ये भी बढ़ रही है। इसका फैक्ट जो है वो फिर एम्प्लॉयमेंट पे हो रहा है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ रही है। तो हमने जो फर्स्ट आज डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही लिखा हुआ था, द हायर the greater will be the greater the effective demand, the greater will be the लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे नीचे ये वाले देखिए रहा, मैंने हाईलाइट किया, द ग्रेटर द इफेक्टिव डिमांड द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। तो होपफुली हमारी बात समझ आई होगी शेड्यूल के थ्रू। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर रेमेडीज। ये भी इसी से ही रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया। इजी सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
तो ये क्या होती है ओवरऑल इसको हम क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो नाम से ही समझ थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू सीजनल चेंजेस in the activity of particular industry on account of change in climatic condition। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब बंद हो जाती हैं सीजन्स चेंज होने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से, फैशन या फिर नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे अगर हम विंटर्स की बात करें तो अगर हमारे विंटर्स जो है वो 2 से 3 महीने रहती हैं और समर ज़्यादा होती हैं। और जिसने कोई इस टाइप की विंटर की जैसे क्लोथिंग या यार्न वगैरह या ब्लैंकेट्स या इस टाइप की कोई फैक्ट्री है, तो वो अगर हम देखा जाए जैसे ही हमारी गर्मियाँ आती हैं तो हमारे तो इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं ब्लैंकेट से कोई इस टाइप की अगर हमारी प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो फिर कुछ अरसे के लिए बंद हो जाती हैं और फिर दोबारा जो है वो सर्दियों में ही दोबारा वर्किंग करती हैं। तो दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो these changes disturb the demand and supply condition of our articles produced by research industries। तो जाहिर है अगर हम गर्मियों में हैं और ज़्यादातर गर्मियाँ ज़्यादा है होती हैं और सर्दियों के सिर्फ 2-3 ही या ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसे मंथ्स होते हैं पर्टिकुलरली। तो ऐसी इंडस्ट्रीज पे है फिर जो है वो बंद हो जाती हैं कुछ अरसे के लिए, फिर दोबारा सर्दियों में खुलती हैं। तो दस गिव राइज इट गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अब उसके एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स, ऊपर से नीचे तक का स्टाफ जो है वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्योंकि तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है वो सीजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। So, in most parts of Pakistan, agriculture depends upon the rainy season, and therefore cultivation can only be done by ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो कल्टीवेशन वगैरह एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें तो कल्टीवेशन वगैरह जो है वो सिर्फ रेनी सीजन्स के अंदर होती है। तो फार्मर्स वगैरह जो हैं और लेबर्स जो हैं वो ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मतलब अगर रेनी सीजन नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और जो है वो ऑफ मतलब होता है, ऑफ सीजन में वो कुछ काम नहीं करते और जॉबलेस होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है वो भी देख लेते हैं। The remedy for such seasonal unemployment lies in the creating employment opportunities to the seasonal unemployment workers by establishing small scale industries, by product industry in the area where seasonal industries located। तो इसका क्या रेमेडी है, क्या हल है इस चीज़ का, ये है कि द जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए और मेजर्स लिए जाएं फॉरन इसको इसके हम लोग नए वर्कर जो अनएम्प्लॉय वर्कर्स हैं जब वो ऑफ सीजन में हो तो उनके लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएं। डिफरेंट किस्म की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कपड़े की हो गई या किसी भी चीज़ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें जो है वो काम कर सके, या बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज उनके एरिया में बना लें, जो सीजनल इंडस्ट्रीज यहाँ लोकेटेड है वहीं पे करीब में, ताकि ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट से हम लोग हमारी मतलब जॉब मिल जाए और वो एम्प्लॉयड हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये बात से समझ आ रही होंगी कि ये क्या क्या हो रहा है। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, मजे का भी है। तो नेक्स्ट जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड है दैट इज कॉल्ड frictional unemployment। This type of unemployment arises due to imperfection of labor market। It may be a temporary situation exists during the period of transfer of labor from one occupation and industry to another. For example, awareness of labor about the job opportunities or lack of skills
अब ये क्योंकि जिसका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो, उसके अंदर अगर हमारा लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, अगर कम है तो लेबर्स वगैरह जो है और इतने ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाली हमारी अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है। और फिर क्या होता है कि वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को लेबर लेबर स्विच करते रहते हैं, और एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ जाते रहते हैं, और लैक ऑफ स्किल्स की वजह से वो इस तरह ही फ्रिक्शनल इससे क्या होता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अ, हमारी राइज होती है। तो इसकी क्या रेमेडी है, और किस तरह से हम अपने इस तरह के लेबर्स को स्किल करें, या क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग ओवरकम कर सके। तो रेमेडी क्या क्या है वो देख लेते हैं। For setting up employment exchanges and agencies must be taken. They should be source of providing information of new available jobs. तो agencies वगैरह बनाई जाए जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाए कि कौन सी न्यू अवेलेबल जॉब है। फिर रीट्रेनिंग फैसिलिटीज दें, प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज दें अनएम्प्लॉय वर्कर्स के लिए भी, और जो एम्प्लॉयड हैं उनको भी, ताकि फिर वो अपनी जॉब सही से समझ जाए और उनको फिर आगे स्विचिंग ना करें, और फिर एक के अंदर ही वो प्रॉपरली वर्क कर सके। फिर थर्ड हमारे क्या पॉइंट है कि ट्रेड यूनियंस शुड फेवर रीजनेबल वेज पॉलिसी। उसके अलावा एक बहुत एक सुइटेबल सी हमारी जो है वो वेज पॉलिसी बनाई जाए फेवरेबल, जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल पीस होगा कंट्री के अंदर, कि जब वेज भी सही है, आप प्रॉपरली ट्रेन है, फिर वो ट्रेन हो जाएंगे, तो वो उनका जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। अब थर्ड हमारी अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं क्या है। Technological unemployment. Technological unemployment. What is technological unemployment? The unemployment due to improvement in production matter is called technological unemployment. अब किसी भी नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो रिप्लेसमेंट होता है लेबर का, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट arises due to the technological change in the production method। अब पहले जो है वो जैसे पहले हमारी मशीन वगैरह नहीं होती थी, और हाथ से लेबर जो है वो वीट वगैरह अपने हाथ से कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड्स के अंदर, और पूरा पूरा दिन जो है वो उस पे लगा रहे हैं, और मैनुअली सारा काम हो रहा होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप एक मशीन होती है, वो आप अगर अपनी फील्ड में लेके चले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली सारा जो है वो वीट वगैरह कलेक्ट करती चली जाती है, और उसको साथ साथ अलग अलग भी कर रही होती है वीट, और उसका वो जो प्लांट वगैरह उससे, तो वो रिप्लेस कर देती है प्रोडक्शन मेथड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है। और इससे क्या है फिर होता है, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग गुड डील्स ऑफ मैकेनाइजेशन व्हिच causes शॉर्ट डिमांड ऑफ लेबर। तो फिर जब हमने रिप्लेस कर दी, कहाँ दो या चार लोग मिलके एक फील्ड पे काम कर रहे थे पूरा दिन लगा के, एक फील्ड की सिर्फ जो है वो चीजें वीट या कॉटन या वोट एवर शुगर केन कलेक्ट कर रहे थे, और वहां दूसरी तरफ कुछ मिनट में या 15 से 20 मिनट के अंदर वो हमारी मशीन जो है वो, या ट्रैक्टर टाइप जो मशीन है वो हम चलाएंगे तो वो पूरे एक हाफ एन आवर के अंदर हमारा पूरी फील्ड में सारा कलेक्शन वगैरह कर लेगी चीज़ों की। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेबर की डिमांड कम हो रही है, और बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करते हैं मोस्टली पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में, और जो है वो या देहाती जो हमारे इलाके हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर चीज़ों पे या कल्टीवेशन या इस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो सारे वर्कर्स जो हैं उनकी
इनकम डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों पे। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी रिप्लेसमेंट आने लगेगी तो वो लोग तो बहुत, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो इसकी रेमेडीज क्या क्या है देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन प्लान एंड फेज मैनर, मतलब एक प्रॉपर मैनर के साथ हम इंट्रोड्यूस करें एक चीज़ को। और ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और जॉबलेस वर्कर्स को क्या, सेकंड हमारा पॉइंट है, मस्ट बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्टिव मेथड। जो हमने नई मशीनरी वगैरह ली है उसको हम जॉबलेस वर्कर्स को दें और उन्हें ट्रेन करें क्या, हाउ इट वर्क्स, और फिर वो उस पे काम करें और उसको चलाएं। तो इस तरह से जो है वो उनकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और वो जॉबलेस नहीं रहेंगे। तो होपफुली ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। अच्छा, फोर्थ जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो रेफर्स टू द कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट stagnance in effective demand of production can be held in as the main reason such kind of unemployment is common in the feature of underdeveloped countries. During depression, the effective demand for the productive activities declines considerably, with ultimate discourage in investment activities. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि डिप्रेशन फेज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल, तो जब हमारे डिप्रेस हुई भी होती है इकोनॉमी, तो हमारी इफेक्टिव डिमांड की एक्टिविटी और प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो कम या डिक्लाइन हो रही होती है। तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी, हाँ, हमारी जो इट डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो जब ज़्यादा कंट्री के अंदर चीज़ें नहीं है काम करने की, या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही एक्टिविटीज़ नहीं है, तो फिर इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाती है। तो इसकी रेमेडी देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लियर्ड और reduced by boosting aggregate effective demand in the country by way of increasing public expenditure on public work programs. This step would help increasing consumption। तो इससे क्या होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह और बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और हमें चाहिए कि हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो है वो उसको बूस्ट करें, जिससे क्या होगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी कंट्री के अंदर। तो फुली वाली हेडिंग भी आपको समझ आई होगी। और उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ हेडिंग जो है वो है structural unemployment. This kind of unemployment may arise due to deficiency of capital resources in the relation to a aggregate effective demand. It is also known as chronic or permanent employment and mainly exists in underdeveloped countries wherein the population is increasing at a alarming state and the rate of capital is low। तो इसके अंदर यही बात हो रही है कि अगर किसी कंट्री के अंदर कैपिटल रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फर्म्स वगैरह बहुत कम हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहते हैं। क्योंकि जब कैपिटल ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को हम लोग जॉब दे सकें और उनको जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट करें और अपने कैपिटल रिसोर्सेज बनाएं। जब कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर कम कैपिटल रिसोर्सेज होंगे कंपनी में। और पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से क्या होता है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि हमारा जो वो कैपिटल जो है वो लो है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो परमानेंट बेसिस पे है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है एक अलार्मिंग स्टेज पे, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑन इट्स पीक, और रेट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ही लो है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस। तो होपफुली वाले आपको अनएम्प्लॉयमेंट समझ आई होगी। तो इसकी रेमेडी क्या है जल्दी से देख लेते हैं।
तो इसके अंदर जो लिखा है, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी चेक बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेविंग बिकॉज मोर सेविंग कैन प्रोवाइड सफिशिएंट कैपिटल रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री industrialize the economy. It will have an increasing supply in the commodities and services. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी, वो इसके अंदर किस तरह से कम हो सकती है कि हम सेविंग जब बढ़ाते हैं, तो हमने पूरा अभी ऊपर फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो हमारी जो है वो रेट ऑफ, अगर सेविंग बढ़ेगी तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और उससे फिर हम सफिशिएंट कैपिटल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे, और इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी इकोनॉमी के अंदर, और उससे क्या होगा, फिर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज होंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एंगेज इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड इज कॉल्ड disguised unemployment। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज का आप लोगों को मतलब पता ही होगा। कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप उसको 3 दफ़ा पढ़ा करें, तो अगर आप हो सकता है आपको समझ आ जाए, वरना अगर आपकी वोकेबलरी वीक है तो फिर जो है आपको उर्दू में इसको समझना पड़ेगा। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप लोगों को ना नजर आने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो नज़र नहीं आती, या फिर छुपी हुई, या इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये वाली क्या अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक ऐसी जॉब के ऊपर काम कर रहे हो लोग, सिचुएशन इन मोर पर्सन आर एंगेज इन अ जॉब दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो एक चीज़ के अंदर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक ही पर्सन की ज़रूरत है, उसमें चार चार लोग इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड disguised unemployment is situation found in underdeveloped countries where pressure of population on land become excessive, but this remain invisible unemployment because all are employed do not need jobs. In Pakistan, this type of unemployment is found in agriculture, where farmers are most 7 months to be working throughout the year. तो हमें इसमें ओवरऑल ये समझ आ रहा है कि एक जैसे एक हमारा जो है एम्प्लॉय की काम चार एम्प्लॉयज मिलके कर रहे हैं, और जिससे क्या शो हो रहा है कि ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब कहने अगर कहने को तो वो लोग सारे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो कि एक बंदा भी अकेले कर सकता है, और वो चार मिलके कर रहे हैं। जैसे एक अगर अकाउंटेंट की जॉब है तो वो एक पर्सन के लिए है, वहाँ तीन या चार डिफरेंट अकाउंटेंट्स हायर हुए हुए हैं, और वो एक ही चीज़ पे सारे अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। या फिर हमारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है कि फार्मर्स जो है वो 7 मंथ्स जो है वो 7 मंथ्स का काम जो है पूरा पूरा साल लगा देते हैं काम करने में, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होती है और अराइज होती है। तो इसकी रेमेडी देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इट कैन बी चेक थ्रू द शिफ्टिंग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स टू अल्टरनेटिव जॉब्स, either in urban by way of industries in urban areas or rural areas by encouraging small scale and cottage industries। तो ये वाली disguised unemployment इसी तरह से हो सकती है, या तो हम alternate jobs जो हैं वो इधर अर्बन या रूरल एरियाज के अंदर दे दें, या दे दें बाय encouraging them to participate or to work in the small scale or cottage industries। तो हम लोग पहले कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बनाएं अपने रूरल एंड अर्बन एरियाज में, और अपनी ऑल्टरनेट जॉब्स जो हैं वहाँ अवेलेबल करें। तो वो जाके वो फिर अपने वो वाली जो है वो जॉब्स लेंगे, और इससे क्या होगा, फिर ये वाली एम्प्लॉयमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब एक बंदा एक काम करेगा तो ओवरऑल उसके इनकम पे भी अफेक्ट पड़ेगा,
और बाकी जो लोग हैं वो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, तो उनकी भी इनकम में काफ़ी वाजे डिफरेंस होगा, और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाएगी, वो वैनिश हो जाएगी। तो फुल आज की क्लास आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए फिर ठीक है सर, अब से आई एम लॉगिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।